नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश पटेल। आज मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल लेकर आया हूं। गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करिएगा और उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? आप सोच रहे हैं क्या फिजूल का सवाल है? जी नहीं, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि इस संभावना को बल मिल रहा है कि नहीं, प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे तो पूर्व घोषित योजना के अनुसार 10 मई को कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नामांकन करने वाले हैं, लेकिन नामांकन का समय 14 मई तक है। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है। मैंने सवाल उठाया, कोई हवाई नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस तथ्य हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि 2024 में पहली बार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस और विरोधी दल बेहद सधे हुए कदमों से चुनाव अभियान को संचालित कर रहे हैं। इसके संकेत उसी दिन देखने को मिल गए थे जब रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने क्रमशः राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। सवाल का जवाब सोचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के भाषण का क्लिप चलिए सुनते हैं। पहले मोदी जी को सुनिए, इसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी को। इस बहुत कुछ तक साफ हो सकता है यदि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो तो। आइए पहले मोदी जी का वीडियो देखते हैं, उसके बाद प्रियंका जी का। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी। ये इनको मालूम नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी। ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें।
आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच जाने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन? एक वेब पोर्टल है जनचौक, उसके संस्थापक एडिटोरियल सदस्य रविंद्र पटवाल जी ने बड़ा अच्छा लेख लिखा है इन सारी संभावनाओं को तलाशते हुए। उनका कहना है कि इससे पहले मीडिया में यही चर्चा थी कि सोनिया गांधी द्वारा रायबरेली की परंपरागत सीट से अपनी दावेदारी खत्म करने का अर्थ है कि इस बार मां बेटे की जगह भाई बहन अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अधिक से अधिक यही हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार अपना पीछा किए जाने से परेशान राहुल इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के मामले में तो हुआ भी यही। स्मृति ईरानी, उनके रायबरेली चले आने से स्मृति ईरानी के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने का कोई चार्म ही नहीं बचा है। स्वयं राहुल गांधी जो कि दक्षिण में वायनाड सीट से खुद को सुरक्षित कर चुके हैं, उनके लिए अमेठी से लड़ने का कोई खास अर्थ नहीं था। लेकिन चुनाव न लड़ने से भाजपा यह नैरेटिव बनाने में सफल हो जाती कि कांग्रेस ने यूपी से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। लेकिन आखिरी क्षणों में रायबरेली से नामांकन कर भाजपा द्वारा बुने गए जाल से खुद को उन्होंने बाहर कर लिया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अमेठी से प्रियंका गांधी भी तो 2-2 हाथ कर सकती थी। क्या ऐसा न कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी? इस बारे में मीडिया और आम लोगों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर इन 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए जितनी मीडिया हाइप देखने को मिली, वैसी शायद ही किसी अन्य संसदीय सीट को देखने को मिली हो। लेकिन अगर उस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार, सिपह सलाहकार जयराम रमेश की टिप्पणी पर गौर किया जाए, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी और भी चौंकाने वाले फैसले हैं जिनका समय आने पर खुलासा किया जाएगा, तो सारी बात स्पष्ट हो जाती है। हो सकता है यही चौंकाने वाला फैसला हो अंदर अंदर कि अंतिम क्षणों में, जैसे राहुल गांधी की घोषणा हुई रायबरेली से नामांकन करने की, बनारस के मामले में भी इसी तरह से चौंकाने वाला फैसला या चौंकाने वाला निर्णय कांग्रेस ले सकती है। असल में इस बार कांग्रेस ने भाजपा को उसके ही आजमाए हुए नुस्खे को उसके खिलाफ आजमाने की रणनीति बना रखी है। ऐसे समझते हैं इसको। लोकसभा के 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मोदी लहर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। राहुल की 2 वर्षों की कड़ी मेहनत आज उनके काम आ रही है। मई 2019 में मिली हार के बाद पार्टी अध्यक्ष के पद को त्याग दिया, कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज भाजपा को गांधी परिवार की पारंपरिक विरासत वाले आरोप को मजबूती से लगा पाने में बाधा बनी हुई है, बड़ी बाधा है। अब ये नहीं कह सकती भाजपा कि कांग्रेस गांधी परिवार के कब्जे में है, क्योंकि उसका अध्यक्ष एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राहुल की पप्पू वाली इमेज भी इस बार नहीं चल रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना, पिछड़े दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के मुताबिक न्यायिक हिस्सेदारी वाले मुद्दे पर ही खुद को केंद्रित रखे हुए हैं, यानी अपने घोषणा पत्र जिसको उन्होंने न्याय पत्र कहा है। नरेंद्र मोदी जी बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल बोलें, लेकिन राहुल नरेंद्र मोदी को के जवाब के जो सवाल उठ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वे अपने मुद्दों पर ही केंद्रित हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी की हर जनसभा में जो कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी की हर जनसभा में वह जो कांग्रेस पर आरोप उछालते हैं, उसका मुखर जवाब देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की है और वह दे भी रही हैं।
रैलियों में आई भीड़ को संबोधित करने और पीएम मोदी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर कोई कांग्रेस में कर रहा है तो प्रियंका गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की गुना और मुरैना की आम सभा में उन्होंने जिस प्रकार से एक एक कर पीएम मोदी के चुनावी भाषणों की बखिया उधेड़ी और अपनी मां और दादी के गहनों को देश के लिए समर्पित करने या अपने पिता राजीव गांधी के बलिदान जैसे भावनात्मक विषयों को उठाकर मोदी के आरोपों को कटघरे में खड़ा कर दिया, उससे उन्हें रातों रात राष्ट्रीय चर्चा में आने में मदद बनी। वह रातों रात राष्ट्रीय चर्चा में आ गई। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की कमान अपने हाथ में लेते हुए अब प्रियंका ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार से हटाकर 18 मई तक उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने की घोषणा कर दी है। 7 मई से वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन भी शुरू हो चुका है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है। 1 जून को मतदान होना है। ये 7वें चरण का में वाराणसी, मिर्जापुर आसपास की सीटें हैं। अभी तक खबर यही है कि इस सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ही चुनाव लड़ेंगे। 10 मई को अजय राय सहित मोदी की मिमिक्री करने वाले कलाकार श्याम रंगीला अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पीएम स्वयं 14 मई को अपना नामांकन दाखिल कराने पहुंच रहे हैं। इससे पहले 13 मई को वाराणसी में उनका मेगा रोड शो का आयोजन है। फिर आप कहेंगे कि इसमें प्रियंका गांधी की गुंजाइश कहाँ है गुंजाइश। पहले प्रियंका गांधी के कुछ भाषणों को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि इसके बीच में रंगीला जो मिमिक्री मोदी की करते हैं, अजय राय और किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी, इन सब में प्रियंका गांधी की गुंजाइश कहाँ है, इसे मैं बताऊंगा। देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा और ये जो लड़ाई जो है आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। Brothers and sisters, there is a great battle taking place across our nation today. On one side stand those who want to distract you, divide you, and use your power to fulfill their own greed. On the other side stand those who are begging you to unite, to focus on your own future and take your power back into your own hands. On one प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा तो 2019 में ही उठी थी। याद कीजिए, पुलवामा बालाकोट की घटना से पहले प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा नदी से नाव के सहारे प्रियंका गांधी ने यात्रा की। उन 3-4 दिनों में ऐसा माहौल बना दिया था कि देश का मीडिया मोदी शाह को दरकिनार कर प्रियंका की इस यात्रा को कवर करने से खुद को नहीं रोक पाया था। बाद में पुलवामा की घटना हो गई, पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। इसके बावजूद तमाम मीडिया चैनलों में इस बात की चर्चा थी कि क्या प्रियंका गांधी इस बार नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने जा रही हैं। तब भी प्रियंका गांधी ने साफ कहा था इसका फैसला पार्टी को करना है, वे किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। दरअसल प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है, उनको क्यों लड़ना चाहिए, थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए। प्रियंका गांधी को इस बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक टिप्पणीकार और संघ भाजपा की राजनीति पर गहरी जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं। एक पत्रकार नीलांजल मुखोपाध्याय हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि जनवरी 2019 में जब पहली बार प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव का पदभार ग्रहण कर राजनीति में कदम रखा, तभी से वे भाजपा आरएसएस की आंख की किरकिरी बनी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने इस बीच अपने सार्वजनिक भाषणों से साबित कर दिया है कि उनके पास भीड़ को बांधने की क्षमता है। जैसा कि आपने सुना, इस चुनाव अभियान में अपने भाषणों में वे अक्सर हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, आम लोगों को उनके परिवार, बाल बच्चों और उनके भविष्य की चिंता से जोड़ते हुए रोजी रोटी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से कनेक्ट करती हैं। फिर बताती है कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी इसके ठीक खिलाफ
कर चुनाव में हिंदू मुस्लिम जैसे विभाजनकारी मुद्दों को उछालकर आपको एक बार फिर से छलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों को पिछले 2-3 दिनों में बल भी मिल रहा है, दिख रहा है। ये भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले लोगों का मानना है कि इस बार मोदी का जादू बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। वाराणसी सीट पर जानबूझकर 7वें चरण में चुनाव रखा गया है ताकि पूरे देश में मोदी की रैलियों के बाद जो लहर बनेगी उसका सीधा लाभ वाराणसी और आसपास की सीटों पर हासिल होगा। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा है। भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले गढ़ों राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में इस बार बड़ी सेंध लग चुकी है, जिसे पीएम मोदी के बयानों और हाव भाव से आसानी से पढ़ा जा सकता है। प्रियंका गांधी के लिए 2019 के बजाय 2024 में महाबली को राजनीतिक मैदान में खुली चुनौती देना कहीं ज़्यादा आसान है। वैसे भी अपने भाषणों में वे धारा प्रवाह ढंग से मोदी के एक हमलों का मजबूती से जवाब देती आई हैं, जिस पर पीएम मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके अलावा बनारस जैसे भाजपा के मशहूर गढ़ में मोदी को चुनौती देने का काम यदि कोई लाइट वेट करता है तो पहले ही इस बात को मान लिया जाता है कि विपक्ष ने तो सिर्फ खानापूरी की है। गांधी परिवार की बेटी और एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी यदि मैदान में उतरती हैं तो बनारस की आम जनता के लिए चुनाव करना वास्तव में एक टेढ़ी खीर साबित होगा। प्रियंका गांधी यदि चुनाव लड़ेंगी तो जो बनारस के वास्तविक मुद्दे हैं उन पर जो पिछले 10 वर्षों में धूल पड़ चुकी है, मोटी धूल की परत पड़ चुकी है, वह साफ करने में मदद मिलेगी। 2022 विधानसभा चुनाव में भले भाजपा में 5 में से 4 सीटों पर विजय हासिल करने में सफल रही या सफलता पाई, लेकिन इसके लिए उसे जितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा वह आगे अभी भी यहाँ के लोगों के जेहन में है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष कैंपस के भीतर एक महिला छात्रा के साथ भाजपा के आईटी सेल से जुड़े 3 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार जैसे मुद्दे पर खामोश पड़ चुके बनारस का मुंह भी खुल सकता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों घरों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई, गांधी संस्थान पर कब्जे और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी सहित सदियों से बनारस घाट से अपनी आजीविका चलाने वाले हजारों मल्लाहों और नाविकों के दुखों को आवाज मिल सकती है। लाखों की तादाद में बनारसी साड़ी से जुड़े अल्पसंख्यक कामगारों और पावर लूम का उजड़ता संसार भी अपनी खो चुकी आवाज को पा सकता है। अधिकांश आबादी अभी भी पावर कट और जाम की समस्या से जूझ रही है। बनारस के लोगों का साफ कहना है कि बनारस को क्योटो बना देने की बात का मोदी जी ने इस शहर को गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की पहुंच से दूर बना दिया है। हालत यह है कि 7 मई को जब कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव नगवा में मोदी जी के लिए वोट मांगने पहुंचे तो गली में घुसते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें वहां जाने से कह दिया। भाजपा विधायक करीब 1 घंटे तक आक्रोशित नागरिकों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनकी टोपी तक उतार ली। इसका आप पहले वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आपने रात को कहा था कि मैं सुनो यार, प्लीज पेशेंस। और धर्मेंद्र को रोका था, आपको मैंने रोका नहीं था। आप क्या है कि झूठ बोल रहा हूँ मैं 73 साल का आदमी हूँ, विधायक के सामने हमको यहाँ 450 परिवार 450 परिवार अगर शर्त में
कुछ नहीं बोला यार, कुछ चुप्पी रख ला। नहीं सुनिए, तो हमको उम्मीद नहीं बता। आराम से ये बात गलत बात नहीं भाई, हम लोग कल भी रहा कि 4 बजे आए हम लोग कचहरी से, कल 4 बजे कचहरी से नहीं, आपने कहा नहीं बोल सकता। अरे ये देखिए, ये भी अरे आराम सुनिए कुंडी कोई नहीं छू सकता सर, हम लोग कुछ नहीं होगा, कुछ भी लिखी दीजिए। हाँ कागज लेके क्या हुआ, क्या कागज लेके क्या हुआ लिखा है, क्या कागज लेके क्या हुआ, क्या कागज लेके क्या हुआ, कागज कलम लेके क्या नीरज भैया, उपेंद्र कागज कलम दे दीजिए, कागज कलम दे दीजिए, कागज कलम दा, कुछ नहीं होना देंगे। देखिए जल्दी जो नाटक मत करो, वही दे देंगे। साजिश ना हुआ नहीं, घर के वाले साजिश में मौजूद हूँ, साजिश कटला के रूप में इनका नाम नहीं, मेरा जीते जी नहीं हो पाएगा, इनके मकान की बात है। असल में बनारस का वो नगवा वो इलाका है जो सरकार 80 घाट के किनारे जगन्नाथ कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। इस बार करीब 300 से अधिक घरों पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। प्रशासन ने इसके लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है, घरों को चिन्हित कर लिया है जिनको गिराना है। मामला कोर्ट तक जा चुका है और कोर्ट ने मामले के निस्तारण का आदेश दिया है, लेकिन आम लोगों की न तो अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि ही कोई सुध ले रहे हैं। पिछले 8 दशक से भी अधिक समय से रह रहे लोगों से जब कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव पीएम मोदी के लिए वोट मांगने पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में बहुत संभव है कि प्रियंका गांधी यदि बनारस की धरती पर अपना चुनावी सफर शुरू करें तो बनारस के आम मतदाता को कांटे की टक्कर में अपने पीछे छूट चुके मुद्दों का जवाब भी मिल सके। जाहिर है इस मुकाबले में पलड़ा फिर भी पीएम मोदी का ही भारी रहने वाला है, जीतेंगे वही। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए इसमें खोने के लिए भी कुछ खास नहीं है। अगर वे संयुक्त विपक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं तो बनारस के साथ साथ पिछले 10 वर्षों के मोदी शासन का हिसाब किताब निश्चित ही वे बनारस के मतदाताओं के हाथों में सुपुर्द कर सकती हैं, जो स्थानीय आबादी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। वाराणसी लोकसभा सीट पर 3-3 लाख ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता हैं, 2 लाख कुर्मी हैं, 3 लाख गैर यादव ओबीसी के साथ साथ 2 लाख बनिया समुदाय के लोग हैं। 2019 में मोदी 6,74,664 वोट हासिल कर 63.62% मतों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे थे। सपा और कांग्रेस ने क्रमशः शालिनी यादव और अजय राय को मैदान में उतारकर संयुक्त रूप से करीब 3.50 यानी 3.5 लाख वोट हासिल किए थे। लेकिन संयुक्त इंडिया गठबंधन की ताकत यदि अंतिम चरण में प्रियंका गांधी के पीछे लामबंद होती है तो 15% अतिरिक्त वोट हासिल करना असंभव नहीं है। हार की सूरत में भी प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली के रूप में दावेदारी सुरक्षित रहने वाली है, वो रायबरेली से फिर चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में 2024 का फाइनल वाराणसी में होने जा रहा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अगल बगल के जिलों के कांग्रेसियों को इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि बड़ी तैयारी करनी होगी। कम से कम 1 दिन का तो समय चाहिए ही। फिलहाल ये मैसेज कभी भी आ सकता है। इससे कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष ने इनकार भी नहीं किया कि मैसेज रात में आ सकता है, सुबह नामांकन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नहीं, प्रियंका गांधी मोदी जी को ठीक से चुनौती देंगी।
आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।